अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का इशारा दे दिया। कहते हैं कि पेट्रोल और बिजली की कीमत ना बढ़ाई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और तबाही आएगी। श्रीलंका सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहा था, लेकिन आज वहाँ तेल है और ना ही बिजली। पाकिस्तान के पास मसाइल हैं लेकिन इसका हल नहीं। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट सेमिनार का इनकाद। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने खिताब करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बोले श्रीलंका सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, आज वहाँ तेल और बिजली नहीं है। हमने पेट्रोल और बिजली की कीमत ना बढ़ाई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और तबाही होगी। अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर IMF मुआहदा भी नहीं करता, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, I never wanted to use this word, then you are looking at the edge of the precipice, then you are looking at disaster. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अगले माली साल हमने दुनिया को 21 अरब डॉलर वापस करने हैं। अगले माली साल 40 से 42 अरब डॉलर दरकार हैं। इस मुल्क को हम ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें अब मुश्किल फैसले करना होंगे। हमको 21 बिलियन दुनिया के वापस करने, चलो ठीक है 21 हो गए। इस साल हम 16 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे। हम 6% की ग्रोथ को हम 5% पे ला रहे हैं, हम इंटरेस्ट बढ़ाया है, जो भी है हो सकता है इससे भी कम होगा, लेकिन फिर भी 10 से 12 बिलियन डॉलर से कम करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा, आपको पता है। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 824 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। ज्यादा आमदन वाले तबके पर टैक्स लगाया गया है। एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत आज होगी। अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक पेश होंगे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। अहम समाअत के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक अदालत में आज पेश होंगे। एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत आज होने जा रही। अहम केस ख्वाजा बरदरान पर पैरागॉन सिटी की करप्शन में माली फवायद हासिल करने का इल्ज़ाम है। ख्वाजा बरदरान और नदीम ज़िया ने 4 अरब रुपए की 800 मरला अराजी फरोख्त की। नैब रेफरेंस में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। अहम खबर ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक अदालत में आज पेश होंगे। ख्वाजा बरदरान पर पैरागॉन सिटी करप्शन में माली फवायद हासिल करने का इल्ज़ाम है। ख्वाजा बरदरान और नदीम ज़िया ने 4 अरब रुपए की 800 मरला अराजी फरोख्त की। नैब रेफरेंस का ये कहना है। एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत आज होने जा रही है। अहम केस है। अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक आज पेश होंगे। ख्वाजा बरदरान पर पैरागॉन सिटी करप्शन में माली फवाद हासिल करने का इल्ज़ाम है। ख्वाजा बरदरान और नदीम ज़िया ने 4 अरब रुपए की 800 मरला अराजी फरोख्त की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब का बजट पेश नहीं किया जा सका। इजलास से कबल अपोजिशन ने तमाम मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमत की जानिब से मुकदमात वापसी की यकीन दहानी कराएगी। कामयाब मुज़ाकरात के बाद बजट इजलास 6 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। ताहम अपोजिशन ने ऐवान में लीगी रहनुमा अता तारड़ की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज़ उठा दिया। स्पीकर परवेज़ इलाही ने सार्जेंट आर्म्स को तलब कर लिया। ताहम अता तारड़ बाहर चले गए। असम्बली का बजट इजलास 2 बजे शुरू होना था। ताहम बजट इजलास से पहले एडवाइजरी कमेटी के इजलास में अपोजिशन की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि PTI रहनुमाओं कारकुनों के घरों पर छापे और मुकदमात पर IG और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली तलब किया जाए। वो अपने इस इकदाम पर माफी मांगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन अरकान के मुतालबे की हमायत की। हुकूमती अरकान मलिक महमद खान और खलील ताहिर सिंधु की मियां इस्लाम इकबाल के साथ तलब कलामी भी हुई। बाज़ हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के मुतालबे को वज़ीर आला के सामने रखा। ताहम वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद 3 मरतबा मुज़ाकराती कमेटी बैठी लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। तवील मुज़ाकरात के बाद डेडलॉक खत्म हुआ और तय पाया कि हुकूमत अपोजिशन पर कायम मुकदमात को वापस लेगी। अपोजिशन की जानिब से ऐवान में मुस्लिम नून के रहनुमा अता तारड़ की मौजूदगी पर एतराज़ उठाया गया, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने सार्जेंट एंड आर्म्स को तलब कर लिया और अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दिया, जिसके बाद ऐवान एक मरतबा फिर मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा और अता तारड़ ऐवान से बाहर चले गए। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर।
اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے بجٹ پیش نہ کرنے کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی ہٹ دھرمی کے باعث پنجاب کا بجٹ پیش نہیں ہو سکا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب جو عوام کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں وہ ایوان میں آ کر جواب دیں۔ وزیر خزانہ سردار اویس لغاری بولے کہ پچھلے 3 ماہ سے اسمبلی کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سبطین خان نے کہا کہ حکومتی ہٹ دھرمی کے باعث پنجاب کا بجٹ پیش نہیں ہو سکا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب عوام کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ ایوان میں آ کر جواب دیں۔ ہمارے رہنماؤں اور کارکنان پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کسی اسمبلی میں پولیس نہیں آئی۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان سے جواب لیں۔ وزیر خزانہ سردار اویس لغاری بولے کہ پچھلے 3 ماہ سے اسمبلی کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے۔ اسپیکر پر حملے کیے، عدالتی احکامات کے تحت قانونی ادارے پہلی بار ایوان میں آئے۔ عوامی بجٹ نہ سننا آئین شکنی ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے پنجاب اسمبلی کو اس نے پہلوانوں کا اکھاڑا بنایا ہوا ہے۔ مسلسل آئین شکنی اس ہاؤس کے اندر ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر کے الیکشن سے لے کے آج عوام کے 12 کروڑ عوام کے بجٹ تک کوئی موقع پرویز الہی نے بطور سپیکر نہیں چھوڑا جو اس نے آئین کی دھجیاں نہ اڑائی ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ بجٹ اجلاس آئین و قانون کے تحت بلایا گیا۔ ڈیلی ویجرز اور تنخواہ دار طبقے کو 15% اضافہ اور 15% الاؤنس دینا چاہتے تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہے۔ 11 لوگ جمع کر کے کرسی سے اسپیکر کو ہٹا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ 12 کروڑ عوام انتظار میں تھے کہ بجٹ میں کیا ہے۔ مسائل کے ذمہ دار عمران نیازی اور اسپیکر ہیں۔ اپنی جان پر حملہ کرانے والے شخص کے سامنے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کیوں پیش کریں؟ آج ہر صورت آئینی ریلیف والا بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ بجٹ تقریر کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ اسپیکر آئین کو پامال کر رہا ہے۔ یہ صوبے کے عوام کو بجٹ سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر آئینی اور قانونی رستہ اپنائیں گے۔ عمران نیازی اور اسپیکر کی انا بہت بڑھ گئی ہے۔ جو واحد ایجنڈا آئٹم تھی تو اس نے آئین سے دوبارہ انحراف ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور ہر وہ ممکن کوشش کریں گے جس سے جو عوامی ریلیف والا بجٹ ہے وہ ہم پیش کر کے پاس۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ اپنی جان پر حملہ کرانے والے شخص کے سامنے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کیوں پیش کریں؟ آج آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کرنے کا ایجنڈا نہیں بلکہ بجٹ پیش کرنے کا دن تھا۔ قوم نے کیمرے سے دیکھا کہ پنجاب کے ایوان میں ڈپٹی اسپیکر پر آئینی کردار نبھانے پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ ہم ہر صورت آئینی ریلیف والا بجٹ پیش کریں گے۔ تمام صوبہ جو ہے اس انتظار میں تھا کہ آج بجٹ پیش ہوگا اور اگلی صبح جو ہے ایک نیا آغاز ہوگا۔ اس سے بھی صوبے کو محروم رکھا گیا کیونکہ اسپیکر کی اور عمران نیازی کی انا جو ہے اس صوبے کی عوام کے تحفظ سے زیادہ بڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سخت سیکیورٹی میں پنجاب اسمبلی سے روانہ ہو گئے۔ سندھ کا آئندہ مالی سال 2022-23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 1600 ارب روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ صحت کے لیے 18 ارب، تعلیم کے لیے 27 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مالی سال کے بجٹ کی تجاویز۔ بجٹ کا کل حجم 1600 ارب روپے سے زائد متوقع۔ بجٹ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 123 ارب روپے کا اضافہ متوقع۔ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ میں 130 ارب روپے اضافے کا امکان ہے۔ 80% جاری منصوبوں کے لیے 210 ارب روپے جبکہ نئے منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں صحت کے لیے 18 ارب روپے سے زائد رقم اور تعلیم کے لیے 27 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ تعلیم میں نئی اسکیم کے ساتھ یونیورسٹی بورڈ کا بجٹ 6 سے 7 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ بلدیات کے بجٹ میں 4 ارب
महकमा खजाना 6 और खेल के बजट में 20 करोड़ रुपए इजाफा मुतवक्के है। अमन व अमान के लिए 9,200 मिलियन रुपए रखने की तजवीज है। बजट में ट्रांसपोर्ट की नई स्कीम शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसमें कराची के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की स्कीम भी शामिल है। हैदराबाद के लिए BRT मंसूबा भी बजट का हिस्सा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमें बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। सनतों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। सिंध में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को फ़रोग़ और ई-कॉमर्स पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का क़याम और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। 2 साल में आपने डबल से ज़्यादा कर दी एक्सपोर्ट्स, पर कुछ भी नहीं है, स्कोप इतना है। और उसके लिए हमने जो एक इन्वायरमेंट बनानी है और फैसिलिटेट करना है। पहली IT कंपनी कराची में बनी, इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके IT इंडस्ट्री को भी मेक इट पार्ट एनी ऑफ दी नेबरहुड, हमारे जो नेबरिंग कंट्री उसकी जो शहर हैं उनके बराबर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 1,335 अरब का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 16, पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि तरक्याती बजट जुमे के रोज़ सरकारी मुलाजमीन घर से काम करेंगे। तरक्याती बजट 1319.2 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बजट पेश करते हुए कहते हैं, आला तालीम के लिए 34 अरब, माहौलियात के लिए 4.9 अरब, जंगलात के लिए 6.4 अरब, इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 17 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 2 अरब और नौजवानों को कर्जों के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 16% और पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। आला तालीम जारी अखराजात 25.9 अरब, तरक्याती अखराजात 8.3 अरब, कुल 34.19 अरब रुपए। फॉरेस्ट्री यानी जंगलात जारी अखराजात 2.47 अरब, तरक्याती अखराजात 3.6 अरब, बैरूनी माली अमदाद 30 करोड़, कुल 6.4 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, हम इस बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में, तनख्वाहों में हम 16% इजाफा कर रहे हैं, पेंशन्स में हम 15% इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर खजाना ने बताया कि सूबाई महसूलात 31 अरब से 75 अरब तक बढ़ गए। महसूलात का तखमीना 1,332 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट 3,019.2 अरब रुपए का होगा। दीगर महसूलात 212.7 अरब रुपए, कुल महसूलात 1,332 अरब रुपए। तरक्याती बजट कुल 418.2 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला के लिए 319.2 अरब रुपए। उन्होंने कहा, PTI हुकूमत ने 2021 तक 21 लाख मुलाजमतें पैदा की। मुश्किल हालात के बावजूद 260 अरब का तरक्याती बजट दिया। 18 से 21 तक 18 लाख फी साल मुलाजमतें पैदा हुई और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इन 3 सालों में अगर आप पिछले तीनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस देख लें तो सबसे ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा किए। तैमूर सलीम झगड़ा ने विफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 माह में डॉलर 202 रुपए का हो गया, बिजली 17 से 25 रुपए यूनिट, पेट्रोल और डीजल 60 रुपए महंगा हो गया। ये लोग हुकूमत नहीं चला सकते तो इक्तदार में आए क्यों? वजीर खजाना का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने एहसास, पनाहगाह, सेहत कार्ड प्रोग्राम्स दिए। महंगाई के सताए आवाम पर एक और वार। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ महंगाई की। तो महंगाई के सताए आवाम पर एक और वार। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन जून के बिलों में इजाफी अदायगियां करेंगे।
वापडे की बिजली गर्दी जारी, बिजली के नर्ख मजीद बढ़ा दिए। अप्रैल के महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन को जून के महीनों के बिल में ये अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक डिस्काउंट्स के तमाम सार्फिन पर होगा। अलबत्ता लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को इस्तिस्ना हासिल होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं है। नेपरा ने सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर 31 मई को समाअत और फैसला महफूज किया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इन अमरीकी गुलामों को रूस से तेल लेने की जरूरत नहीं। ये गुलाम हैं, अमरीकियों के डर से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। 10 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतें 60 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गईं। जिस तरह कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मसाइल भी बढ़ेंगे। अमरीकी अपनी पॉलिसियाँ मनवाने के लिए इस हुकूमत को लेकर आए। हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत का मुसल्लत किया गया। यह हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, अमरीकी अपनी पॉलिसीज मनवाने के लिए इस हुकूमत को लेकर आए। हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। ये हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, एक अमरीकनों ने अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हुकूमत को लेके आए हैं। ये जो हुकूमत लाई गई है, ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। इमरान खान का कहना था कि जिस तरह कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मसाइल भी बढ़ेंगे। 10 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतें 60 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत में हर चीज महंगी हो गई। हिंदुस्तान रूस से 40% कम पर तेल खरीद रहा है। इन अमरीकी गुलामों को रूस से तेल लेने की जरूरत नहीं। ये गुलाम है, अमरीकियों के डर से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। उम्मीद है इलेक्शन जल्द होंगे। कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से। अमेरिका का अलायंस में है और पाकिस्तान, ये उनके अमेरिका के गुलाम, इनकी जरूरत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है वो तेल खरीदे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि ज़राअत ठीक नहीं होगी तो मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में होगी। लोगों में खौफ है कि कहत बढ़ेगा। रूस यूक्रेन जंग के बायस गंदम की सप्लाई मुतासर हुई। ज़राअत को तरक्की देने के लिए इक़दामात करना होंगे। हमने तरक्की करना है तो ज़राअत के शोबे को उठाना होगा। पेट्रोल डीजल बिजली महंगी करने से किसानों पर बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बन सकता है जो सिर्फ ज़राअत के ऊपर ही बहुत ज़्यादा अपनी दौलत में इजाफा कर सकता है। हमें डर ये है कि बाहर से अब इंपोर्ट्स, जो हम सोच रहे थे कि हमारे ज़माने में हम सोच रहे थे कि 20 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से, तो अब जो उस लड़ाई की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी और दुनिया के अंदर शॉर्टेज का खदशा है। इमरान खान का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग से कई ममालिक में कहत बढ़ने का खतरा है। मुल्क में खुशहाली ज़राअत के जरिए ही आनी है। टारगेटेड सब्सिडीज ना दी गई तो डर है आगे जाकर फूड सिक्योरिटी के मसाइल होंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि मिर्ज़ा इस्माइल साहब बाजार झूठ नहीं बोलते। स्टॉक और करेंसी मार्केट ने आपका बजट मुस्तरद कर दिया। शौकत तरीन ने ट्वीट में कहा कि 24% महंगाई बिजली और गैस निर्खों की वजह से मजीद बढ़ेगी। महंगाई आम आदमी को बदस्तूर परेशान कर रही है। यह नए इंतखाबात का वक्त है। और अब शामिल को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की रिहाइश गाह पर चौधरी शुजात से मुलाकात की। आसिफ जरदारी का कहना था कि वफाकी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। चौधरी शुजात ने कहा कि काफ लीग हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। आसिफ अली जरदारी की वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की रिहाइश का आमद। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात, चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वफाकी हुकूमत काफ लीग के साथ खड़ी है। काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात सियासत का असासा हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने इस मौका पर कहा कि काफ लीग हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। काफ लीग अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप के दरमियान इत्तेहाद और शराकत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। दोनों जमातों ने सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली मुरतब करने पर भी इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप ने सियासी मैदान में एक साथ चलने पर इत्तफाक कर लिया। JUI शेरानी ग्रुप के सरबराह मौलाना खान शेरानी ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें दोनों जमातों ने बाहमी मुशावरत से सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तफाक किया। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी ने कहा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरकात में से है। समाज और सियासत से जबर नफाक का खात्मा अहम जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और इमादीन का खैर मकदम किया और कहा कि PTI रिवायती सियासत से बालातर आला सियासी और समाजी मकासद के हसूल के लिए कोशां है। अहले इल्म आगे बढ़ें और कौम की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दे। साबिक मेयर और MQM के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई, सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, छीने हुए हुकूक और सीटें वापस ले लेंगे। कराची की बेहतरी के लिए JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुआहदे किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बल्दियाती इख्तियारात पर अमल दरामद कराएंगे। हम अपनी वो खोई हुई साख जो हमसे छीनी गई थी, वो सीटें जो हमसे छीनी गई थी, कराची की, हैदराबाद की, मीरपुर खास की, सक्खर की, इंशाल्लाह इन साथियों की मदद से और जो और मजीद साथी आ रहे हैं इनकी मदद से 23 के इलेक्शन में वो सारी सीटें हम इंशाल्लाह वापस लेंगे और उसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह अपने लोगों के मसाइल हल के लिए जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको सामने रख के उनसे सबक सीख के हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल का कहना है कि क्या हम बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर इलेक्शन में जाएंगे। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम बगैर इस्लाहात के इलेक्शन में नहीं जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास बोली, ये लोग अपनी करप्शन छुपाने के लिए आए हैं। सीनियर सियासतदान शेख वक्कास अकरम ने कहा कि जब तक अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता ये खेल चलते रहेंगे। क्या इतने बेवकूफ़ हम लग रहे हैं कि हम इलेक्शन पे जाएंगे और हम 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे? और फिर दूसरी बात थी, अगर हम न बढ़ाते, हम अगर केयर टेकर के हवाले करते, क्या IMF और दूसरे केयर टेकर से बात करने को तैयार थे या होंगे? कभी नहीं है। वो कह रहे हमने तो जाना ही नहीं इलेक्शन में, क्योंकि देखिए नंबर 1 वो किस लिए आए थे? नंबर 1 वो आए थे कि इनके ऊपर 60% कैबिनेट के ऊपर केसेस हैं, केसेस बंद करवाने थे इन्होंने, क्योंकि वो सारे करीब आ रहे थे इनकी कन्विक्शन पे। नंबर 2, इनकी जो पूरी वहां से अमेरिका से मुसल्लत हुकूमत यहाँ आई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है रहा आपको। 3 सालों में 55 रुपए पेट्रोल बढ़ाया इन्होंने, 7 दिन में 60। ये हमें नाअहल कहते थे, खुद जितने नकम्मे और नाकारा हैं, ना इनके पास मिनिस्टर है, ना इनके पास बजट है, ना इनके पास स्ट्रेटजी है। तकरीरें आप चाहे जिस मर्जी पार्टी के लीडर से करवा लें, चाहे हुकूमत से करवा लें, चाहे अपोजिशन से करवा लें, जिसले तक एक दूए के दस्ते गिरबान रहणगे, एक दूए ना लड़ते रहणगे और ये खेल तमाशे TV पे सड़कों पे होते रहेंगे, मुईशत जो है वो नाकाबिले गिरफ्त होगी, कंट्रोल में नहीं होगी, अपना इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो ठीक नहीं हो सकेंगे। यही होती है अनसर्टेनिटी, और क्या होती है जी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के दौरे रूस को तहरीक अदम एतमाद से जोड़ने को बड़ी गलतफहमी करार दे दिया। बोले, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के मामले पर हम न्यूट्रल हैं, चाहते हैं कि ये तनाज़ा फ़रीक़ैन के दरमियान सिफारतकारी और बातचीत से हल हो जाए। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की जानिब से दौरा रूस को तहरीक अदम एतमाद से जोड़ने को बड़ी गलतफहमी करार दिया। बात है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो न्यूट्रल पोजीशन है इस जंग के हवाले से, वो पिछले हुकूमत का पोजीशन था और जैसे आपने देखा वो हमारा भी पोजीशन है। तो अगर वो वजह होता हुकूमत का जाने का तो उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आ जाता, लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में, हम कल भी न्यूट्रल थे और आज भी न्यूट्रल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के मामले पर न्यूट्रल है,
चाहते हैं दोनों फरीकैन सफारतकारी और बातचीत से मामला हल करें। चाहते ये है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ये जंग खत्म हो। ये जंग जो है इसका नुकसान हो रहा है पूरा रीजन को, ऑब्वियसली यूक्रेन के अपने शहरियों को, वो पूरा टेरिटरी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, रूस यूक्रेन जंग से पहले पाकिस्तान यूक्रेन से खाद, गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद रहा था। जंग की वजह से हमें मजीद फूड सिक्योरिटी का चैलेंज दरपेश है। महंगाई की सूरत हाल में इस जंग का पाकिस्तान के अवाम समेत दुनिया भर को नुकसान हो रहा है। शाम में फंसे पाकिस्तानी वापस वतन पहुंच गए। PIA की खुसूसी परवाज़ हलब से 165 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर दमिश्क एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के खुसूसी इंतजाम किए गए। दमिश्क एयरपोर्ट इसराइल के मिसाइल हमले में तबाह हो गया था, जिसके बाद तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थीं। कौमी असम्बली में भारत में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उठाया गया। अरकान असम्बली ने भारतीय रहनुमाओं के बयानात की शदीद मजम्मत की और हुकूमत से मामला आलमी फोरम्स पर उठाने का मुतालबा किया। इजलास में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बजट पर बहस का आगाज भी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में तौहीन रिसालत का मामला उठाया गया। रुकन कौमी असम्बली सैयद इमरान शाह ने कहा, सिर्फ करारदाद मंजूर न की जाए बल्कि वजारत खारजा मामला आलमी फोरम पर उठाए और भारत से ताल्लुकात खत्म किए जाएं। भारतीय मसनूआत का बायकॉट किया जाए। इसको UNO में लेके जाएं और डायरेक्ट भारत से बात करें कि हुकूमत इंडिया के कानून के मुताबिक 295A, 295 और 298 दफा के तहत इस गुस्ताख को गिरफ्तार करके और करार वाकई सजा दी जाए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि करारदाद में अपोजिशन को भी शामिल किया जाए। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने कहा, हुकूमत को भारत से अपना सफीर वापस बुलाकर भारतीय सफीर को निकाल देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक अमली कदम उठाना चाहिए था। वो अमली कदम क्या है? अपने सफीर को कम से कम हिंदुस्तान से बुला लेते हम और भारत को नापसंदीदा करार देकर उनके सफीर को यहाँ से निकाल देते। वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, तौहीन रिसालत के मामले पर इंसानी हुकूक के आलमी चैंपियन की खामोशी पर हैरत है। वजीर आजम और वजीर खारजा मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और OIC में उठाएं। तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिमाग परेशान है इस हवाले से कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार, इंसानी हुकूक के चैंपियन जो अपने आप को कहते हैं, वो क्यों कर खामोश तमाशाई बन बैठे हैं। असम्बली इजलास में बजट पर बहस का भी आगाज किया गया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बजट में होने वाली खामियों की निशानदेही की। गुज़श्ता चंद सालों में रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई। डॉलर 200 रुपए से ज्यादा हो चुका है, जिसने हमारे कर्ज में भी कई गुना इजाफा किया है। स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज कहलाती थी, बदतरीन हालात बन गए हैं। राजा रियाज की जानिब से बजट पर तकरीर जल्दी खत्म करने पर ख्वाजा आसिफ ने इनकी नशिस्त पर जाकर उन्हें शाबाश दी, जिसके बाद इजलास मंगल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रुक करेंगे मुल्तान का। मुल्तान के शुजाबाद कैनाल में कम पानी छोड़े जाने की वजह से आम के बागात और कपास की फसल पानी न मिलने की वजह से मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। यासिर अजीम बताएगा क्या कहना है काश्तकारों का। जी हाँ, बिल्कुल इस मौजूद हम शुजाबाद कैनाल पर, जो कि 6 महीने बाद चलती थी और इसकी वजह से इस नहर से मुल्तान के जो सैकड़ों जो एकड़ पे आम के बागात हैं और कपास की फसल को सैराब किया जाता है। लेकिन सूरत हाल है कि इस मरतबा ये नहर 1 महीना लेट चली है और जिसके बाद अब सूरत हाल है कि इसमें पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इतना कम पानी छोड़ा जा रहा है हुकाम की जानब से, जिसकी वजह से यहाँ के जो फसलात हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जो यहाँ के जिम्मेदार हैं काफ़ी परेशानी का शिकार है। उनका यही कहना है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि वो इसे खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरी जानब उनका मुकम्मल तौर पर जो इन्हिसार होता था वो इस नहर पर होता है। लेकिन अब सूरत हाल है नहर में पानी बहुत कम होने की वजह से उनके आम भी मुतासिर हो रहे हैं, कपास की जो फसल है मुतासिर हो रही है। हम फिर से मौजूद है काश्तकारों से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, कितनी नुकसान हो रहा है? नुकसान जी बहुत हो रहा है। बात यह है कि पहले पानी 1 महीना कम आया है, उसके बावजूद अब आया बंद कर दिया गया है। अब जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं।
जानवरों का जो घास है वो ख़त्म हो रहा है। अब तो खदशा है जानवर कहीं मार ना जाए भूख से, क्योंकि पानी होगा तो जानवर बचेंगे। जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि शुजाबाद कैनाल में पानी बिल्कुल कम होने की वजह से उनकी फसलात मुतासर हो रहे हैं। उनके जो जानवर हैं उनको वो बड़ा ख़तरा है, क्योंकि पानी उन तक नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। जबकि जो हुकाम है महकमा नारा है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हालांकि बहुत शुक्रिया इन यासिर दिनों अजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे कुछ मौसम की और रुख करेंगे लाहौर का, जहां सुबह से ठंडी हवा चलने से गर्मी में कुछ कमी आ चुकी है। दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड पर मौजूद है। उधर शहर में जारी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से लाहौर में बारिशों की नवीद भी सुना दी है। तफसीलात जानते हैं लाहौर के नुमाइंदा सैयद अब्बास हैदर से। अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात के वक्त लाहौर में हवा चली और उस हवा चलने की वजह से रात के वक्त लाहौर का मौसम कुछ बेहतर हुआ है। अभी भी लाहौर में जो है वो हवा चल रही है, जिसकी वजह से अभी दर्जा हरारत जो है वो जो पहले 36 हो जाया करता था अभी 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आसमान बिल्कुल क्लियर है, सूरज पूरे आबताब के साथ चमक रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह सूरज चमकता रहा तो ये जो हवा है ये दोपहर 2 बजे के करीब लू की शक्ल इख्तियार कर लेगी और दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो शदीद यानी गर्मी की लहर है और ऊपर से लोड शेडिंग का जो बोझ जो है वो आवाम पर डाला गया है। लोड शेडिंग की परेशानी आवाम को दी गई है, वो बहुत खतरनाक और बहुत बुरी है, क्योंकि 12 से 14 घंटे लाहौर में लोड शेडिंग की जा रही है और लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि लोड शेडिंग को ख़त्म करे ताकि लोग जो है वो अपना कारोबार भी बेहतर तरीके से चला सके और जो लोग घरों में है वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और दूसरी बात यह है कि महकमा मौसमियात ने एक खुशखबरी दी है कि जुमेरात से बादलों का एक सिलसिला लाहौर में दाखिल होगा और जमकर बरसेगा। 4 दिन तक लाहौर में बारिश की पेशन गोई की गई है, जिससे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा और लाहौर का मौसम जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में प्री मानसून बारिशों में कुदरती आफात से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 ने तरबियती मशकों का आगाज़ कर दिया है। पथरीडन डैम में डूबने वाले शख्स को बचाने और डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू करने के लिए यकबस्ता पानी में मशकें करवाई जा रही हैं। इसी पर मज़ीद जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन मोहम्मद इकबाल मीर से। इकबाल मीर, आगाह कीजिएगा। की जानब से आज रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो प्री मानसून बारिशों में जो कुदरती आफात होती हैं उनसे निपटने के लिए यहाँ पर मशकें जारी हैं। और इस वक्त पतरेन जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर एक बड़ा डैम है, यहाँ पर ठंडा पानी है और यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो मशकें कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर रेस्क्यू मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इसका बुनियादी तौर पर मकसद क्या है। जी, असल में ये रेस्क्यू 1122 एक तो मानसून के लिए किया है, दूसरा ये है कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये इस वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मीर। और अब आपको लिए चलेंगे बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नुकसान होता है और बुरी रवायात जन्म ले रही हैं। आप सदर साहब के जो कमेंट्स आए उनको पढ़ें, कितने मज़ाक़ खेज कमेंट्स मैं नहीं समझता कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी सदर ने दिए हों। बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि इंतसाब का निज़ाम ये होना चाहिए कि सदर साहब कहते हैं कि इल्ज़ाम लग जाए, उसके बाद जिस पे इल्ज़ाम लगेगा उसका काम है कि वो सबूत दे कि ये इल्ज़ाम गलत है। ये पाकिस्तान का सदर लिखकर मुल्क के पार्लियामान को भेज रहा है। तो जब ये रवैया होगा, और ये वही सदर हैं जिनकी जमात यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम निहाद एहतसाब करती रही और एक केस भी न बन सका, क्योंकि ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। तो आज अगर इस मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा और सदर साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ, इखलाकी जिम्मेदारियाँ और मुल्क के सदर होने का एहसास होना चाहिए। मुल्क का सदर मुल्क के मामलात में रुकावट नहीं बनता, सहूलत पैदा करता है। हमारा सदर आज हर तरह से मुल्क के मामले में रुकावट बन रहा है। ज़रा आपका साल रह गया, ज़रा
تاریخ کو دیکھیں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی. جو ملک کا نیب کا چیئرمین 8 مہینے ڈیلی بیس پہ کام کر کے اب گھر جا چکا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک آدمی جو خود احتساب کے نظام کا ذمہ دار رہا ہو آج اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے اور اپنے اثاثے اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کے اثاثے ہیں کیا. جو آدمی احتساب کر رہا ہو وہ خود اپنے آپ کو احتساب سے بالا سمجھتا ہے. یہ رویے جو ہیں وہی ملک کے اداروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. جناب افضل صاحب کیا کہیں گے؟ کل عمران خان صاحب نے بڑا الزام دوبارہ لگا دیا کہ حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ جو ہے کمیشن کے ساتھ معاہدہ بند کیا کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کوئی خوف نہیں ہے عمران خان صاحب ہر طرف سے بھاگ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا پہلے دن سے رویہ رہی ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاؤ، ہر روز بولے جاؤ. اسی جھوٹ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے. جو آپ نے معاہدے سائن کیا IMF کے ساتھ اس پر آپ پورا نہ اتر سکے. جو آپ نے معاہدے سائن کیے ان کی نفی نہیں کی، ان معاہدوں کو تباہ کیا اور اس کے اثرات جو ملک کی معیشت پر پڑے ہیں وہ پاکستان بڑا عرصہ بھگتتا رہے گا. آج مشکل حالات میں یہ حکومت ان معاملات کو طے کر رہی ہے اور انشاءاللہ ان معاملات کو حل کرے گی. لیکن اس کا بوجھ آج بھی پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں اور کل بھی کرنا پڑے گا. بڑے مشکل فیصلے ہیں جس کی تکلیف اس ملک کے عوام کو عمران خان نے دی ہے. اپنے معاشی پالیسیوں کی نفی کر کے، جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے اس کی نفی کر کے آج ملک کی معیشت کو وہاں پر لا کھڑا کیا ہے جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھی. لیکن یہ حکومت کام کر رہی ہے، انشاءاللہ مسائل کو حل کرے گی اور ہماری عوام سے ہمیشہ یہی گزارش یہی ہے کہ یہ وقتی تکلیف برداشت کر کے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو استحکام بھی دینا ہے اور ترقی بھی دینی ہے. مہنگائی کا طوفان اب آ رہا ہے، ایسے تو بڑے سچ ہی ہیں. یہ کب تک عوام کو برداشت کرنا پڑے گا؟ عوام کب تک ریلیف ایکسپیکٹ کرے گی؟ کتنا عرصہ تک اس مہنگائی کو؟ دیکھیے، جب ملک کے حکمران ملک کی معیشت کے خلاف فیصلے شروع کر لیں، جب وہ دنیا کے اداروں سے معاہدے کر کے ان کی نفی کر دیں، ان کو توڑ دیں، ان پر قائم نہ رہ سکیں تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اس اعتماد کی قیمت آج پاکستان اور پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ استحکام بحال کیا جائے گا. مشکل فیصلے میں نے پہلے کہا اور مشکل فیصلوں کا بوجھ پاکستان کے عوام پر ہی پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ بتدریج ترقی بھی دیکھیں گے اور استحکام بھی دیکھیں گے. فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv. news1 کے ساتھ رہیے.